भाई। देखिए आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड या शैक्षिक अभियोग्यता के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा वो है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, लर्नर की विशेषता। देखिए इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है देखिए आपका वो है किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्य का सर्जन क्षमता अवरुद्ध होती है। किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के प्रतिमान, सी हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन, सी एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, सी किसी भी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। अब देखिए इसमें जो है आंसर बनाना आपका, देखिए अब इसमें देखिए आंसर बनेगा आपका ए, यानी कि यह है किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने के प्रतिमान, और उसके बाद बनेगा देखिए डी, किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। देखिए इस प्रकार आंसर बन जाता है इसका बी। यानी कि देखिए आप जो है किसी समूह में किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना व किस कीमत पर या किसी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान के कारण ही समूह के सदस्यों की सर्जन क्षमता अवरुद्ध होती। आंसर बना देखिए हमारा डी। नेक्स्ट कॉलम 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, आपको इसमें सुमेलित करना। देखिए आप जो है आप देखिए मतलब जो है सत्ता मीमांसा जो संबंधित है वो है आपका वास्तविकवाद से, यानी कि इससे है। दूसरी बात है ज्ञान मीमांसा प्राथमिकवाद से, यानी कि ये 4 से हो जाती है। उसके बाद देखिए प्रणाली विधि जो है वो है ऑडियोग्राफी, मतलब जो है ये बन जाता है आपका 1 से। उसके बाद प्रणाली जो है वो होता है सर्वेक्षण, यानी इससे। अब देखिए मतलब जो है सेकंड यानी कि फोर्थ, इसका आंसर देखिए बनेगा हमारा आपका सेकंड फोर्थ है डी, आंसर बन जाता है। इसको बना दिया, आंसर बन गया हमारा डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मतलब जो है सत्ता मीमांसा जो है वो वास्तविकवाद से संबंधित है, जो बताया आपको। ज्ञान मीमांसा सकारात्मकवाद से, प्रणाली विधि ऑडियोग्राफी, और प्रणाली जो है वो सर्वेक्षण संबंधित है। देखिए आंसर बन जाता है आपका डी, इसका डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है, यानी कि कौन से अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है। अब ए स्मरण, बी समस्या समाधान, सी महत्वपूर्ण संवेदी आदतों की पहचान करना, डी सत्य में विश्वास करना। देखिए आंसर बनेगा इसका डी, डी। अब देखिए अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत जो है सत्य में विश्वास करना अधिगमकर्ता की गैर संज्ञात्मक विशेषता है, यानी कि गैर संज्ञानात्मक विशेषता होती है, क्योंकि संज्ञान न होने की स्थिति में वह वस्तु या स्थिति के बारे में उसी रूप से विश्वास कर लेता है जैसे वह उसे दिखाई देती है। मतलब एक बार देखिए आप जो है सत्य में विश्वास करना जो है अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता होती है, क्योंकि संज्ञान न होने की स्थिति में वह वस्तु या स्थिति के बारे में उसी रूप में विश्वास कर लेता है जिस रूप में वह दिखाई देती। तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं का मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। ए जांच सूची, बी श्रेणी निर्धारण पैमाना, सी विस्तृत सूची, डी सुर्खियां। देखिए आंसर बनेगा सुर्खियां, यानी डी आंसर बनेगा। अब देखिए मतलब जो है शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए सुर्खियां सर्वोत्तम उपकरण है।
शिक्षा शब्दावली में सुर्खियों का अर्थ छात्रों की निर्मित प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक स्कोरिंग गाइड है। मतलब जो आंसर बना हिसाब से वो डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए या कथन बताइए आप जो है कि व्यक्तिगत अक्षमताएं निर्धारित करती है कि हम अपना प्रबंधन कैसे करते हैं। देखिए, ठीक है। कथन दो, सामाजिक अक्षमताएं निर्धारित करती है कि हम संबंध कैसे निभाते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये कथन सही है, ये भी सही है, तो आंसर बना हमारा ए। अब देखिए ये जो कथन दिए गए हैं ये दोनों सत्य हैं, क्योंकि व्यक्तिगत दक्षता जो है स्वयं का प्रबंधन निर्धारित करती है। यानी व्यक्तिगत दक्षता जो है स्वयं का प्रबंधन निर्धारित करती है। वहीं पर देखिए सामाजिक दक्षता समाज के संबंधों को समझने में मदद करती है, इसलिए आंसर बना ए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से विहित विषयों के अध्ययन में अवधारणाएं और सिद्धांत के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण या विशेषताएं की जांच करना सबसे संगत है। अब देखिए, ए शैक्षिक अभिलक्षण या विशेषताएं, बी सामाजिक अभिलक्षण या विशेषताएं, सी संवेदनात्मक अभिलक्षण विशेषताएं, डी संज्ञानात्मक अभिलक्षण विशेषताएं। तो आंसर बनेगा हमारा डी, ये डी बन जाता है। अब देखिए अधिगमकर्ता का जो है संज्ञानात्मक विशेषताओं की जांच करना सबसे संगत होगा यदि एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्ययन में अवधारणा और सिद्धांतों के अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई होती है। देखिए आंसर बना डी। नेक्स्ट, एक किशोर अधिगमकर्ता की प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो उसके सामाजिक तथा नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह है ए माता पिता से दूर रहने की प्रवृत्ति, बी मूल्य एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की चेष्टा, सी पड़ोस के समवर्गीय में घुलना मिलना, डी पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। देखिए आपका आंसर बना इसमें बी यानी मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की चेष्टा। अब देखिए एक किशोर अधिगमकर्ता का प्रमुख चारित्रिक विशेषता जो कि उसके सामाजिक नैतिक विकास को निर्धारित करती है वह मूल्यों एवं मानकों के अनुसरण हेतु नायक पूजा की ओर चेष्टा है। तो आंसर बना हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं अधिगम को प्रभावित नहीं करती। अब इसे बताना है कौन सी विशेषताएं अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी ऊंचाई, सी रक्त समूह, डी आयु और ई रूप रंग। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका जो है यानी कि ऊंचाई, रक्त समूह और रूप रंग यानी बी सी ई। तो आंसर बन गया आपका बी। अब देखिए कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं अधिगम को प्रभावित करती हैं जैसे या मतलब कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं अधिगम को प्रभावित नहीं करती है जैसे कि ऊंचाई, रक्त समूह, रंग रूप, जबकि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आयु जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं अधिगम को प्रभावित करती है। तो आंसर बना बी। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र में विद्यार्थियों के कार्यों का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन, उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है। ए सकारात्मक व्यवहार, बी व्यक्तिगत विकास, सी
उपाख्यानात्मक अभिलेख, डी पोर्टफोलियो या पत्राधान। अब देखिए मतलब ध्यान से देखिए, किसी क्षेत्र में विद्यार्थी के कार्यों के संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि ये प्रदर्शित होती है तो कहा जाता है व्यक्तिगत विकास। तो आंसर बना हमारा, देखिए वो बन जाता है यानी व्यक्तिगत विकास और पोर्टफोलियो, यानी इसमें देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा डी, ये पोर्टफोलियो की बात आ रही है। किसी क्षेत्र में व्यक्तियों के कार्य का संकलन जिसमें वृद्धि, आत्मचिंतन और उपलब्धि प्रदर्शित होती है उसे पोर्टफोलियो या पत्राधान कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट इवेल्युएशन एसोसिएशन 1991 का एक पोर्टफोलियो को छात्र कार्यों के एक उद्देश्य संग्रह के रूप में परिभाषित करता है। इसमें छात्रों की प्रगति और उपलब्धि का उद्देश्य भी निहित होता है। तो आंसर बना हमारा डी, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ये बताना है संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणियां कौन सी। अब देखिए, ए प्राप्त करना, बी मूल्यांकन करना, सी अनुप्रयोग, डी ज्ञान और ई संगठन। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका यानी कि अनुप्रयोग और ज्ञान, सी और डी, यानी आंसर बन जाता आपका ए। अब देखिए, बेंजामिन ब्लूम अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था और इनके अनुसार शैक्षिक उद्देश्य के 3 पक्ष, जो क्रम से भावनात्मक पक्ष यानी कहते हैं कोग्निटिव डोमेन, दूसरी बात है भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन, तीसरा था क्रियात्मक पक्ष या साइकोमोटर्स। अब देखिए ज्ञानात्मक पक्ष की अगर बात करते हैं, इसका वर्गीकरण बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में किया था और यह मानसिक अक्षमताओं के संबंध में या मानसिक अक्षमताओं से संबंधित होती है। ब्लूम ने इस पक्ष को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर यानी लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाने के दृष्टिकोण से 6 भागों में इसको बांटा है या विभक्त किया है। 6 भाग कौन कौन से हैं? एक ज्ञान नॉलेज, दूसरा बोध कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा अनुप्रयोग एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण एनालिसिस, संलक्षण या फिर सिंथेसिस और 6 मूल्यांकन इवेल्युएशन। अब देखिए इसके अनुसार जो आंसर बना हमारा ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इनका जो है देखिए मिलान करना आपको, देखिए आप जो है इनका जो है मतलब है इसमें प्रेरणा जो है प्रतिफल यानी कि जो है इसमें जो है और यानी कि जो है मौलिक कारक यानी ये सूची का मिलान कीजिए आप जो है। अब देखिए इसमें देखिए आपका जो है यानी कि प्रेरणा जो है उद्दीपन यानी 3, ठीक है। उसके बाद ये प्रेरणा जो है अभिप्रेरणा, ठीक है। उसके बाद जो है उत्प्रेरणा मतलब उद्दीपन 2, उसके बाद अनुक्रिया मतलब जो है ये प्रतिफल, उसके बाद पुनर्विलंब ये देखिए आपका बनेगा आपका क्या, देखिए आंसर बन जाता है इसमें बी आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए प्रेरक शब्द व्यापक है। अब इसमें देखिए आप जो है प्रेरकों की आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचि, अस्थायी और उद्दीपक आदि से जाना जाता है। यहां स्पष्ट है कि उद्दीपन का मौखिक कारक प्रेरणा है, प्रतिफल का मौलिक कारक उत्प्रेरणा है। इस प्रकार जो है कि मतलब इस प्रकार किया वह अभिप्रेरणा के मौलिक कारक क्रम से अनुक्रिया और पुनर्बलन है।
देखिए आंसर बन गया हमारा बी, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में ये निम्नलिखित अवस्थाएं समाविष्ट है। अब देखिए आंसर बनेगा, देखिए आपका जो है आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, उसके बाद बौद्धिक निरुद्धता अभिमुखीकरण, पारितोषिक विनियमन अभिमुखीकरण और कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण, और यह है की बनेगा सामाजिक संविधा अभिमुखीकरण। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए आपका आंसर बनेगा, देखिए मतलब यह है ए सी, उसके बाद देखिए आपका जो है डी और ई, आंसर बन गया आपका बी। अब देखिए लॉरेंस कोलबर्ग या कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण मूल रूप से स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजो द्वारा कल्पित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूलन या अनुकूलन का गठन करते हैं। कोहलबर्ग के 6 चरणों को 2 चरणों के लिए 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। जो 6 चरण है कौन कौन से, देखिए आपका जो है यानी कि 6 चरण है। आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, सेकंड बनता है पारितोषिक विनिमय अभिमुखीकरण, थर्ड बनता है कानून और व्यवस्था अभिमुखीकरण, फोर्थ बनेगा सामाजिक संविधा अभिमुखीकरण, 5 बनेगा स्वहित अभिमुखीकरण या उन्मुखीकरण, उसके बाद है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। ये 6 आपके चरण बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ए और दूसरा कथन आर तर्करूप है। अभिकथन ए, अधिगम और संप्रेषण अक्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। देखिए सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश में अपने चर होते हैं। देखिए इसका आंसर बन जाता है हमारा ए आर, दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है, आंसर बना हमारा ए। अब देखिए जो है गैर अनुकूलित उद्दीपक एक उत्तेजना है जिसे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती और इसे प्राकृतिक उद्दीपक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे लार के लिए खाद्य एक गैर अनुकूलित उद्दीपक, यानी आंसर बना ए। नेक्स्ट, स्मरण समस्या समाधान निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जो है ये संज्ञानात्मक विकास, शिक्षा शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, संबंधन, आंसर बनेगा ए संज्ञानात्मक विकास, आंसर ए बन जाता है। अब देखिए मैंने यहां पर देखिए बात करते हैं हम, यह है स्मरण समस्या समाधान निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन क्षेत्र संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास में बालक की मानसिक स्थिति का विकास, वृद्धि, चेतना, विचार और साम्य समाधान की अक्षमता सम्मिलित होती है। इसका विकास जैसे अवस्था से शुरू हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है और संज्ञानात्मक विकास में मानसिक कल्पना, भाषा, स्मृति, विकास, तर्कण, समस्या समाधान आदि को समाहित होते हैं। देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है और झल्लाता है तो व्यक्तित्व विभिन्नता का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होता है या होगा? आंसर सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक, आंसर बना सी संवेगात्मक। यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है झल्लाता है तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का संवेगात्मक विकास क्षेत्र प्रभावित होता है, तो आंसर बना हमारा सी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।